जय हिंद दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से 125 लाख लोग मारे गए थे। अब जो है हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि लोगों को उम्मीद था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए और उसी समय एक हीरो की एंट्री होनी थी। और वो हीरो कौन थे? वो हीरो थे कौन? महात्मा गांधी जी। गांधी जी भारत जनवरी 1915 में आए थे। ये इससे पहले इंग्लैंड गए हुए थे बैरिस्ट्री करने के लिए, और वहाँ से जब ये बैरिस्ट्री करके भारत लौटे फिर एक केस के सिलसिले में ये साउथ अफ्रीका गए हुए थे। साउथ अफ्रीका में वहाँ पर गोरे और कालों के बीच जो रेसिज्म होता है ना, कलर के आधार पर भेदभाव होता है, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और फाइनली वहाँ के लोगों को न्याय दिलाया। अब गांधी जी बहुत फेमस हो चुके थे और जब ये भारत आए तो इनका भव्य स्वागत किया गया भारत के अंदर में। और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जैसे जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों ने, मोतीलाल नेहरू ने इनसे रिक्वेस्ट किया महात्मा गांधी से कि आप आइए कांग्रेस को ज्वाइन कीजिए। लेकिन बापू ने क्या कहा? बापू ने, महात्मा गांधी ने कहा कि अभी मैं अपने भारत को जानना चाहता हूं। और अगले 2 सालों तक उन्होंने भारत का पूरा भ्रमण किया, यहाँ के लोगों की परेशानी को, प्रॉब्लम को समझा। उसके बाद इन्होंने क्या किया? आगे भारतीय राजनीति में कदम रखा। और वहाँ से जब ये लौटे थे तो खाली हाथ नहीं, ये अपने साथ एक हथियार लेके आए थे। और वो हथियार क्या था? वो हथियार था सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह। सत्याग्रह को आप अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये होता है सत्याग्रह। सत्याग्रह का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य जोड़ आग्रह, यानी सत्य के लिए, ट्रुथ के लिए किसी को आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, यही जो है सत्याग्रह कहलाता है। तो देखिए मेनली जो सत्याग्रह का आइडिया था महात्मा गांधी का, वो क्या था? इस वीडियो के अंदर में ये चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में महात्मा गांधी ट्रुथ को एम्फेसाइज करते थे, ट्रुथ की बात किया करते थे कि ट्रुथ में बहुत ताकत होती है, सच्चाई के अंदर में बहुत ताकत होती है और सच्चाई को ढूंढने की ज़रूरत है। और महात्मा गांधी का ये कहना था कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी क्यों ना हो या भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, आप उनसे जंग जीत सकते हैं। आप कितने भी गरीब इंसान हो, आप रिक्शा चलाने वाले हो, आप ठेला चलाने वाले हो, आप मजदूर हो, आप मुकेश अंबानी से जीत सकते हो। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप इंसान, बड़े से बड़े इंसान से जीत सकते हो अगर आप सत्याग्रह का आइडिया अपनाते हो, अगर आप सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हो। तो इसमें करना क्या है? इसमें आपको कहीं से भी मसल्स पावर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको उसके कॉन्साइंस को जगाना है, उसकी रूह को जगाना है, उसकी आत्मा को आपको जगाना है। उसको ये महसूस कराना है कि आप जो मुझ पर कर रहे हो, जो इंजस्टिस कर रहे हो, वो गलत है ना। और जिस दिन उसको ये चीज़ें महसूस हो गई, वो उसी समय आकर के आपको जो है सॉरी बोलेगा और वहाँ से वो अगला इंसान हारेगा और आपकी वहाँ पर क्या होगी? जीत होगी। लेकिन शर्त बस इतना है कि आपको कहीं से भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको हमेशा क्या रहना है? नॉन वायलेंस रहना है। ये चीज़ें महात्मा गांधी ने कही थी। और ये जो आइडिया है इसको महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी लगाया और वहाँ पर भी इनको जीत हासिल हुई। महात्मा गांधी हमेशा धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पर विश्वास करते थे। जब महात्मा गांधी भारत आए तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने अनेकों जंग जीते। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर में उन्होंने सत्याग्रह पे जंग जीता था, उसी तरह जब भारत आए महात्मा गांधी तो यहाँ पर चंपारण बिहार के अंदर में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, है ना। हुआ क्या था कि 1916 में हर साल कांग्रेस की बैठक होती थी। 1916 दिसंबर में जब कांग्रेस की बैठक थी तो वहीं पर चंपारण बिहार से एक शख्स आए थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला जी। जब शुक्ला जी यहाँ पर आए कांग्रेस की मीटिंग में तो उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए और देखिए कि चंपारण के किसानों की कितनी सारी समस्याएं हैं। महात्मा गांधी ने प्रॉमिस किया और कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा और देखूंगा क्या समस्या हैं। और महात्मा गांधी जो है 1917 में वो चंपारण गए और चंपारण में जाकर के वहाँ के किसानों से वहाँ की समस्याएँ सुनी। मेन समस्या क्या थी वहाँ पर? देखिए वहाँ पर जो किसान थे उसको ज़बरदस्ती अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स थे, वो उसको इंडिगो की प्लांटेशन करवाते थे, यानी नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने में क्या प्रॉब्लम थी? पहली बात तो ये थी कि अकेला खरीदार अंग्रेज था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, अकेला खरीदार अंग्रेज होने का क्या मतलब है कि वो सही प्राइस नहीं लगाते थे, काफ़ी शोषण करते थे किसानों का, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन करते थे, है ना। जो प्राइस मान लीजिए 10 रुपये होनी चाहिए तो वो 2 रुपये में खरीदते थे। इस तरह का शोषण वहाँ पर होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, है ना, वो ये था कि अंग्रेज जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों ने मशीन लगाए हुए थे अपने यहाँ पर, तो वहाँ पर मशीन से कपड़े की सिलाई होती थी और उसको पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड हर जगह जा कर के इनको बेचा जाता था। और इनके मुकाबले में, है ना, इनके कंपटीटर्स थे जापान ने अपने यहाँ पर छपाई करने के लिए मशीन का इजाद कर लिया था और इनके पास मशीन नहीं थी। और ये क्या करते थे? मैनुअली इंडिगो की जो इंक है उससे, नील जो है उससे
छपाई किया करते थे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा ना बढ़ जाए, कपड़े महंगे ना हो जाएं, क्योंकि अगर कपड़े महंगे होंगे तो विदेशों में नहीं बिकेंगे। इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए क्या किया कि नील को सस्ते रेटों पर खरीदना शुरू किया। तीसरी जो प्रॉब्लम ये थी किसानों के लिए वो ये था कि नील की खेती अगर ये लोग करते थे तो इनकी ज़मीन जो है क्या होती थी, बंजर हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी। और चंपारण के अंदर में हर किसान को क्या था, 3 कट्ठिया सिस्टम दिया हुआ था, यानी हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। मान लो कि अगर ये आपका 20 कट्ठे का प्लांट है, लैंड है, ज़मीन है, तो इसके 3 कट्ठे पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। ये सिस्टम वहाँ पर चली आ रही थी। महात्मा गांधी गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने सत्याग्रह किया और फाइनली चंपारण के लोगों को न्याय दिलाया। फिर 1917 में न्याय मिलने के बाद महात्मा गांधी 1918 में जो है खेड़ा जाते हैं। गुजरात के अंदर में ये खेड़ा है। यहाँ के किसानों की समस्याएं ये थी कि क्रॉप फेल हो गई थी और यहाँ पर इपिडेमिक महामारी भी आई हुई थी, जिसके वजह से ये किसान असमर्थ थे अपने पुराने ड्यूज़ देने के लिए। और अभी उस साल का 1918 का जो पर्टिकुलर हाई रेंट था, ज़मीन का कर था, उसको देने में असमर्थ थे, अंग्रेज़ों को वो नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। और महात्मा गांधी गए और खेड़ा सत्याग्रह में भी भाग लिया और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह को भी सफल बनाया, है ना। इसके बाद महात्मा गांधी वहाँ नहीं रुके, इससे और आगे गए और 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अहमदाबाद के मिल वर्कर्स जो थे, जो वहाँ पर वर्कर थे, उनका कहना था कि एटलीस्ट 40% हमारा जो है रेम्यूनरेशन बढ़ाना चाहिए, मजदूरी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, 40% तो बहुत कम है, आप लोगों की मजदूरी तो 60% बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी सैलरी काफ़ी कम है। तो यहाँ के किसानों ने कहा ऐसे तो तैयार हो ही नहीं रहे हैं 40% पर, आप कैसे गांधी जी कह रहे हैं कि 60% मांग लो। तो गांधी जी ने कहा चलो मैं तो हूँ ना आपके साथ। फिर गांधी जी उसके साथ हो गए और फाइनली यहाँ पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को भी इन्होंने क्या किया, सक्सेसफुल बनाया और फाइनली यहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनको न्याय मिला। तो इस तरह जब महात्मा गांधी भारत आए तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह को लेकर के आए। आइडिया ऑफ सत्याग्रह को हम लोगों ने जाना, किस तरह से महात्मा गांधी ने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह जहां पर 3 कट्ठिया सिस्टम चल रहा था, राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर महात्मा गांधी आए और 3 कट्ठिया सिस्टम को खत्म किया। किस तरह से 1918 में खेड़ा जो सत्याग्रह था उसको भी वहां पर सक्सेसफुल बनाया और 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को भी सक्सेसफुल बनाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। रॉलेट सत्याग्रह क्या था, जालियांवाला बाग इंसिडेंट कैसे हुए, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों अपनी उपाधि को त्याग दिया था, ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।